डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गैब्रियल है और मैं फिनलैंड का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक पुरातत्व विज्ञानी हूँ, इसी के साथ लैंग्वेज एक्सपर्ट भी हूँ। यहाँ की एक छोटी सी लेबोरेटरी में मैं काम भी करता हूँ, पुराने आर्टिफैक्ट्स को देखकर पहचान करना कि वो कितने पुराने हैं। आपको लगता होगा ऐसे वैज्ञानिक बस चीज़ को देखकर पहचान जाते हैं, ये 1000 साल पुरानी है, ये 2000 साल पुरानी है। लेकिन आपको बता दूं, कभी कभी पुरानी शिल्प कलाओं को देखने से पता ही नहीं चलता कि वो कितनी पुरानी है। हमें 2 से 4 साल तक लगाने पड़ जाते हैं, तब जाकर पता चलता है कि वो 1000 साल पुरानी है। ये काम काफ़ी मुश्किल है और ये वही लोग कर सकते हैं जिन्हें इतिहास से प्यार हो। मुझे भी इतिहास से बहुत ज़्यादा प्यार है। इतिहास की किताबें पढ़ना, इतिहास की शिल्प कलाओं को देखना, देश और दुनिया में घूमना। मुझे पता है मेरी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, उससे मैं हर खुशी को ढूंढ सकता हूँ। इसीलिए मैं अपने बेटों को भी अपनी आधी कमाई दे दिया करता हूँ और इससे वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं और अपने पैरों पर तो वो खड़े ही हैं। मुझे भी वो गिफ्ट दे देते हैं। मेरी पत्नी मेरे साथ ही फिनलैंड में रहती है, जबकि मेरे बेटे एक अमेरिका में तो एक जर्मनी में रहता है और कभी कभी मुझसे मिलने के लिए आते हैं। जब मेरा मन करता है मैं उनसे मिलने के लिए चला जाता हूँ। कभी कभी यहाँ अकेलेपन का एहसास भी होता है, लेकिन जो काम आप प्यार से करते हैं उसे भी अपना मानने लगते हैं, उसमें बहुत मन लगने लगता है। और पिछले 45 सालों से मैं ये काम करता आ रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यही काम के लिए बना हुआ हूँ। मेरी उम्र 65 साल है, लेकिन कोई मुझे देखकर कह नहीं सकता कि मेरी उम्र 65 साल है। देखने में मैं 45 से 50 साल का लगता हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ, इसीलिए कम उम्र का लगता हूँ। फिर भी ये काम इतने सालों से कर रहा हूँ, बोर नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पर मैं 5 सालों से रह रहा हूँ। फिनलैंड मुझे अब अच्छा लगने लगा है। हर दिन की तरह ये दिन भी वैसा ही था, लेकिन सुबह सुबह चारों तरफ सायरन बजने लगे थे। अमूमन यहाँ पर तूफान आते हैं तब ये सायरन बजते हैं। जब कोई भी खतरनाक चीज़ आपके देश में आ जाए तब ये सायरन बजते हैं। ये लोगों को आगाह करने के लिए होते हैं। मैं जिस शहर में रहता हूँ उसके बिल्कुल पीछे बड़ा सा ज्वालामुखी है। ये पर्वत के ऊपर बना हुआ ज्वालामुखी देखकर ऐसा लगता है कि बहुत साल पहले ये एक्टिव रहा होगा। मैंने इस पर भी 1 साल शोध किया था, लेकिन उसके बाद पता चला था ये तो फट ही नहीं सकता। इसके अंदर का लावा खत्म हो चुका है, गर्मी है ही नहीं। लेकिन अब चारों तरफ ये खबर फैल गई थी कि ये जो ज्वालामुखी है जल्द ही फट सकता है। पिछले कुछ हफ्तों से इस ज्वालामुखी के ऊपर बहुत ज़्यादा बादल मंडराने लगे थे। ये ज्वालामुखी पहाड़ की तरह है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा, और जब बादल किसी पहाड़ के पास पहुंचते हैं ना, वहीं पर बारिश कर देते हैं, जैसे फंस जाते हैं एक खूंटी के साथ। अब यहाँ कई हफ्तों से बादल जैसे फंसे हुए थे। अमूमन कई हफ्तों तक ऐसा नहीं होता। कौन से बादल हैं जो हफ्तों तक एक ही जगह पर खड़े रहें और आसपास आसमान बिल्कुल साफ लगे। देखने में पहले लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन टीवी चैनल्स पर कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे ये कोई खतरे वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा फिनोमेना देखने को मिल ही जाता है। इस बार जब खबर आई कि वो ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है और हम सबको ये शहर छोड़ना होगा, मैंने अपनी बीवी की फ़्लाइट बुक करवा दी थी। वो तो उसी शाम वहाँ से निकल पड़ी, जैसे ज़्यादातर इस शहर के लोग शहर छोड़कर जा चुके थे। यहाँ पर आर्मी आने लगी थी ताकि लोगों को बचाया जा सके। लेकिन कहा जा रहा था ये जो ज्वालामुखी है ये 1 हफ्ते के बाद फट सकता है। उसके बाद कोई लावा बाहर नहीं निकलेगा, धुआं होगा जिसमें सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। मैंने सोचा 1 हफ्ते की तो बात है,
इतने दिनों में मैं अपना सामान यहाँ से निकाल सकता हूँ। फिनलैंड में मैंने अपना घर बना लिया था। जितनी भी खास चीज़ें थी जिस पर मैं रिसर्च कर रहा था सभी यहाँ संजो कर रखी हुई थी। अगर मैं ये छोड़कर चला गया और पीछे से कुछ चोरी हो गया मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसीलिए सभी चीज़ों को यहाँ से निकालना होगा, जिसमें 5 दिन तो मुझे लग जाएंगे। अब मैंने ध्यान दिया 2 दिन बाद जो आर्मी वाले थे यहाँ रुके हुए लोगों को ज़बरदस्ती बाहर निकाल रहे थे। कई बुजुर्ग लोग, कई ऐसे स्टूडेंट्स जो शहर छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। उनका कहना था हम मर जाएंगे, धुएं के मास्क हमने रखे हुए हैं लेकिन रहेंगे शहर में ही। उन्हें पता नहीं किस चीज़ का डर था। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि हर कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक कर दिया जाए, आप यहाँ से बाहर फ़ोन ना कर पाएँ। इसके बाद घरों से लोगों को घसीट घसीट कर बाहर निकाला जा रहा था। उनका कहना था आपके भले के लिए ऐसा किया जा रहा है। जब आर्मी मेरे दरवाजे पर आई थी मैं भी थोड़ा सा घबरा गया था। वो मुझे कह रहे थे सर आप यहीं पर छिपे हुए हैं, देखिए हम हर घर की तलाशी लेंगे और हर घर के मालिक को, उसमें रहने वाले लोगों को यहाँ से जाना होगा। आप भी जल्दी से तैयारी कर लीजिए, समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा मैं सामान निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ कई खास सामान मैंने छिपा छिपा कर रखा है, अब निकालने में समय लगेगा। नीचे वाला तो फर्श तोड़कर निकालना होगा, बहुत पुराना आर्टिफैक्ट है, उसके बारे में दुनिया जब जानेगी तो इतिहास बन जाएगा। अब मुझे वो निकालना होगा ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तब वो मुझे खींचकर मेरे ही घर से बाहर निकालना चाहते थे और शहर से बाहर ले जाना चाहते थे। फ़ायदा है वैज्ञानिक होने का। मेरे पास जो आईडी कार्ड था ना, जब मैंने वो दिखाया वो आर्मी वालों को, तभी उन्होंने अपने ऑफिसर्स से बात करना शुरू कर दिया। इसके बाद मुझे वहाँ रुकने की इजाज़त मिली। मुझे सीनियर्स से बात करवाई गई, जिसके बाद मुझे कहा गया कि आपका भी यहाँ पर काम है। मुझे कोई मास्क नहीं दिया गया। मैंने कहा मैं आपके साथ काम करने को तो तैयार हूँ, लेकिन ज्वालामुखी फटेगा तो धुआं होगा, सांस लेने के लिए मुझे भी मास्क दीजिए। उनका कहना था यहाँ मास्क हैं ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। बताया तो जा रहा है कि यहाँ पर ज्वालामुखी के धुएं से बचने के लिए सभी को मास्क दिया गया है। अब वो मुकर रहे थे। इसके बाद मुझे ज्वालामुखी के पास वाली उस बिल्डिंग के पास ले जाया गया था। वहाँ कमरा दिया गया था जहाँ पर कई लोग अलग अलग देशों से वहाँ पर आ रहे थे। आर्मी ने पूरा कैंप बना लिया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ज्वालामुखी से वो दूर जाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा था वो ज्वालामुखी के पास जाना चाहते हैं। और इसके बाद वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में हम जाकर रुक गए। वहाँ एक लिफ्ट बनी हुई थी। अमूमन मैं यहाँ पर कई बार आ चुका था। फिर उस लिफ्ट में एक बटन दबाकर एक बड़ा सा बक्सा खोला गया। उस बक्से के अंदर भी कई बटन लगे हुए थे। मैंने तो ये बटन कभी देखे ही नहीं। भले ही ये बिल्डिंग सरकारी और खुफिया है, लेकिन ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर होंगी मुझे पता नहीं था। उस बक्से के अंदर -6 नंबर वाला बटन दबाया गया, यानी हम धरती के अंदर जाने वाले हैं। यहाँ तो सिर्फ एक ही बेसमेंट है, उससे ज़्यादा नीचे कहाँ जाएंगे। लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही थी, -6 यानी कि नीचे की तरफ 6ठा फ्लोर। जब हम वहाँ पर पहुँचे मैं हैरान हो गया था। वहाँ पर कई लोग थे, कंप्यूटर्स पर बैठे हुए थे। वहाँ कई लोग थे निरीक्षण कर रहे, लेबॉर्ट्री। हमारे इस शहर के नीचे भी एक शहर बसाया गया था और मुझे पता तक नहीं। मेरी पहुँच काफ़ी ऊपर तक थी, तब भी मुझे इस शहर के बारे में पता नहीं। अब ये खास मिशन था, तब मुझे जाकर यहाँ पहुँचने का मौका मिला था। यहाँ कई अंडरग्राउंड सड़कें बनाई गई थी, इतने नीचे जिसके बारे में कोई जान नहीं सकता था। मुझे एक रूम दिया गया, वहाँ मेरा सामान रख दिया गया। उसके बाद मुझे शाम के 6 बजे मीटिंग में बुलाने को कहा गया था। मैंने अपने कुछ साथियों से बात भी की थी, वो बता नहीं पा रहे थे आखिर मीटिंग में क्या कहा जाएगा। जब शाम के 6 बजे उस बड़े से अंडरग्राउंड हॉल में मैंने भीड़ देखी, कुछ लोगों को मैं पहचान पा रहा था। एक तो आर्मी के कर्नल रह चुके थे, एक पुलिस में हायर रैंक रखने वाला आदमी, कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिल रहे थे जो साधारण नहीं लग रहे थे। वो तो खुफिया एजेंसी CIA के कुछ अधिकारी लग रहे थे। वहाँ कुछ ऐसे लोग देखे मैंने जो अलग अलग देशों से आए हुए थे। वहाँ एक बड़ी सी मीटिंग चल रही थी और मैं भी उस मीटिंग में बैठ गया। फिर जो बताया जाना शुरू हो गया, मेरे होश उड़ते गए।
उस ज्वालामुखी के फटने की आशंका 0% थी, वो फटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर सबको शहर से बाहर निकाला क्यों गया? अगले 2 मिनट में उसका जवाब भी मिल गया। ज्वालामुखी नहीं फटेगा, लेकिन वो जो बादल ज्वालामुखी के इर्द गिर्द फंसा हुआ है वो बादल नहीं है, कुछ ऐसी चीज है जो अंतरिक्ष से आई है और यहाँ पर आकर रुक गई है। इसकी जानकारी दुनिया के हर एक देश को दी जा चुकी है और उनके खास अधिकारी इस समय इस मीटिंग में बैठे हुए थे। हर देश के, रशिया के, नॉर्थ कोरिया के, ऐसे ऐसे देशों के अधिकारी भी थे जो आपस में लड़ते हैं, लेकिन यहाँ मुद्दा और ज्यादा बड़ा था। कौन सी ऐसी चीज हो सकती है जो अंतरिक्ष से आ गई हो और यहाँ रुक गई हो? अमूमन धूमकेतु आते हैं ना, धरती में जब आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं, लेकिन ये चीज क्या है? बादल। अंतरिक्ष में बादल थोड़ी ना होते हैं। इसके बाद जो वो बताते गए मैं मान नहीं रहा था, मुझे लग रहा था ये सब झूठ है। उन्होंने कहा ये बादल जैसी चीज वेपोरेशन के कारण बनी है, ये एक उड़न तश्तरी जैसी चीज है जो इस ज्वालामुखी के ऊपर आकर रुक गई है। अब ये बादल के आकार में नजर आ रही है जिससे लोग पता नहीं कर पा रहे हैं, और ये अच्छा है, लोगों को ये पता ना लग पाए कि खतरा कितना बड़ा हो सकता है। हो सकता है ये एक बड़ी यूएफओ हो और एलियंस यहाँ पर कुछ करने के लिए आए हों। मेरी हंसी निकल गई थी। एलियंस? वो बेवकूफ़ियाँ ये भी करने लगे। एलियंस नहीं होते, इतनी दूर से कोई यहाँ आ नहीं सकता। मैंने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हैं। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में तो बहुत कुछ कहा जाता है, ये हुआ था, वो हुआ था, एलियंस आए थे, नहीं आए थे। असल में ये हो ही नहीं सकता। लाखों किलोमीटर दूर से, अब लाखों क्या कहें, लाखों प्रकाश वर्ष दूर से कोई एलियन यहाँ आ नहीं सकता। तो ये सच में कोई चीज़ है जो बाहर से आई है, देखनी होगी। अब मीटिंग में खास लोगों का चुनाव किया गया था जिसमें मेरा नाम भी आया था, क्योंकि मैं मल्टी लैंग्वेज एक्सपर्ट था, पुराने आर्टिफैक्ट्स का इस समय यहाँ मौजूदा सबसे बड़ा विशेषज्ञ था। मेरा नाम भी लिया गया था। अब विश्लेषण करने के लिए मुझे भी उस टीम के साथ ज्वालामुखी के ऊपर जाना था, देखना था क्या वो यूएफओ है या नहीं। एक पल के लिए जो मैं हंस रहा था मेरा चेहरा उड़ गया। भले ही वो एलियंस ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा था कि मैं खतरे में जा रहा हूं। अगली सुबह 20 लोगों की ये टीम ऊपर की तरफ जा रही थी, जिनमें से 10 लोग तो आर्म्ड थे। ये 10 लोगों के पास ऐसे ऐसे हथियार थे जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। हमें काले रंग के बड़े बड़े सूट पहनाए गए थे। ये बुलेट प्रूफ सूट थे, बड़े बड़े हेलमेट पहनाए गए। इसके बाद हम ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके थे। पूरा का पूरा सूट हमें ढांके हुए था ताकि किसी भी तरह का विदेशी जीवाणु जो बाहर किसी दुनिया से आया हो वो हमें बर्बाद ना कर सके, इससे बचना था। जैसे जैसे उस ज्वालामुखी पर चढ़ रहे थे, उस शहर से इस ज्वालामुखी को मैं देखा करता था। हेलीकॉप्टर से इसके शिखर तक भी गया था। चढ़कर जाने में कितना समय लगता है अब पता चल रहा था। छोटा सा ज्वालामुखी लगा करता था, अब तो जैसे बहुत विशाल हो गया था। चलते चलते 8 घंटे लगाए थे और ज्वालामुखी के आधे रास्ते तक पहुंच पाए थे। यहाँ से ऐसा लग रहा था ये साधारण सा बादल हो जो बस इस ज्वालामुखी पर फंस गया हो। शुरू से मुझे शक था, बादल इस तरह से रुकते नहीं, ये कुछ ना कुछ अजीब है, देखने में पता नहीं लग रहा था। उसके बाद हमने 2 घंटे आराम किया। अब उस बादल के बीच से बिजली भी कड़क रही थी। वो नीले रंग की बिजली थी, देखने में पूरी तरह से बादल। फिर 2 घंटे आराम करने के बाद 8 घंटे का और सफ़र और हम उस ज्वालामुखी के शिखर तक पहुंच गए थे। यहाँ धुंध थी बहुत ज़्यादा, ये जैसे असली बादल ही हो, धुंध ही धुंध चारों तरफ फैली हुई। मैं यहाँ भी कह रहा था ये कोई यूएफओ नज़र नहीं आता, देखने में तो ऐसा लगता है कि बादल ही है। किसी अजीब से फिनोमेना के कारण ये बादल यहाँ अटक सा गया है। उसके बाद जब ज्वालामुखी के बिल्कुल बीच वाली साइड में हम पहुँचे ना, सच में ये कोई बादल नहीं था, यूएफओ ही था। एक बड़ी सी पाइप ज्वालामुखी के अंदर की तरफ गई हुई थी। ये अजीब सी धातु थी, मैं क्या कहूँ, ना तो पीली थी ना सोने जैसी थी, एक नया सा रंग जो कभी देखा ना हो ऐसा लग रहा था। आंखें चुंधिया रहा था, रोशनी छोड़ रहा था। बड़ी सी पाइप ज्वालामुखी के बीच धंसाई गई थी और यहाँ हम निरीक्षण करने वाले थे। सबसे पहले हमने बड़ी बड़ी मशीनें ज्वालामुखी के अंदर गाड़नी शुरू कर दी।
हमें ये डर था कहीं ये सच में एलियंस हुए और यहाँ ज्वालामुखी को बेवजह ही जगाने की कोशिश कर रहे हों तो भी बहुत ज़्यादा खतरा है। हमें हर चीज़ का निरीक्षण करना था। हम चेक करते गए और लगभग 12 घंटे का समय हमने इसी चीज़ में लगाया था। वो पाइप इस ज्वालामुखी के बीच में ज़रूर गई हुई थी, लेकिन ज़्यादा अंदर तक नहीं थी और किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ये धातु हमारे मेटल डिटेक्टर में भी नहीं आ पा रही थी। अजीब सी धातु थी। धरती पर पाई जाने वाली किसी धातु से इसका मिलान नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम आराम करने के लिए ज्वालामुखी के एक कोने पर ही रुके हुए थे। यहाँ पर हम कई लोग थे और हेलीकॉप्टर यहाँ आ नहीं पा रहे थे। वहाँ पहले भी हेलीकॉप्टर यहाँ तक लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हेलीकॉप्टर जब उस धुंध में जाते हैं अपने आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण वो पंखे चलने बंद हो जाते हैं। किसी भी तरह का इंजन इस धुंध में काम नहीं करता, इसीलिए हमें चलकर ऊपर तक आना पड़ा। पहले कोशिश की गई थी एक हेलीकॉप्टर से, काम नहीं बना। एक जहाज से कोशिश की गई, काम नहीं बना। अंत में ये नई टुकड़ी बनाई गई। अब हम यहाँ टेस्ट कर पा रहे थे और जैसे जैसे हम उस धातु के बारे में पता लगाने की कोशिश करते रहे। ये 3 दिन का काम था। 3 दिन हमने यहीं पर रहकर ये काम करने की पूरी कोशिश की। नीचे से खाना आया करता था और लोग खाना देकर नीचे वापस चले जाते थे और हमें यहीं पर रुकना पड़ता था। इस तरह से ये सिस्टम बनाया गया था। हम जानना चाहते थे ये यूएफओ कहाँ से आया है। क्या किसी देश ने बनाया है, ये अंतरिक्ष में भेजा था जो वापस आ गया, या सच में ये एलियंस का यूएफओ ही है। पता करना था। अब तक कुछ पता नहीं कर पा रहे थे। हम 20 लोग अब काफ़ी थक चुके थे। उसके बाद ये सुबह के 9 बजे का समय होगा। हमने सोचा था आज शाम तक निरीक्षण करेंगे और ये टोली का काम खत्म कह के हम नीचे चले आएंगे। लेकिन यहाँ पर वो जो बड़ी सी पाइप थी ना, उसके बीच में दरार आने लगी। वो दरार धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। जब वो दरार पूरी तरह से खुल गई, उसके बीच जो उस ज्वालामुखी की मिट्टी थी जहाँ छेद किया गया था, वहाँ एक पौधा उगा हुआ था। अब ये अजीब सा पौधा था जिसके पत्ते पीपल जैसे लग रहे थे, लेकिन उनका रंग पीले रंग का था। ये जैसे धातु का पौधा हो, लेकिन हवा में थोड़ा थोड़ा लहरा रहा था। हम उसकी तरफ देखते रहे और मेरे एक साथी ने कहा था, करीब मत जाना, कुछ खतरनाक भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है इसमें कोई जीवाणु हो। ये अंतरिक्ष से आई चीज़ है। किसी भी चीज़ को आप इस तरह बिना सूट को पहने नहीं छू सकते। उसके बाद वो दरार अपने आप भरने लगी और बंद हो गई। हम देख तक ना पाए आखिर उस चीज़ का मतलब क्या था। दरार क्यों बनी थी? कैसी धातु है जिसकी अपने आप दरार भर भी गई? लेकिन आधे घंटे बाद 20 में से 10 लोग ऐसे थे जो अपने सर को हिला रहे थे। गोल गोल सर को हिलाते जा रहे थे जैसे पागल हो गए हों। अचानक ही शुरू हुआ था ये। वो सीधे खड़े थे, सर को घुमाने लगे पागलों जैसे। वो सर को घुमाते गए 1 घंटे तक। हम उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें हुआ क्या है समझ में नहीं आ रहा था। 5 और लोग ऐसा करने लगे। वो 5 भी ऐसा करते गए। उसके बाद हम 5 बचे थे। ये 5 वैज्ञानिक थे जो बहुत ज़्यादा डरे हुए। आखिर यहाँ हम पर कोई जैविक हमला तो नहीं हुआ? ये किसी तरह की बीमारी तो नहीं है जो हमारे दिमाग को खा रही है या दिमाग पर असर कर रही है? हमने इसके बाद नीचे उतरने का निर्णय लिया था, लेकिन आधे घंटे बाद सब ठीक हो गए। वो थके हुए थे। 1 घंटे तक सर हिलाया था उन्होंने और हमने ये मिशन अबॉर्ट कर दिया। अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। जल्दी से जल्दी हमें नीचे पहुँचना होगा और ये चेक करना होगा कोई वायरस ने हम पर हमला तो नहीं किया है। सभी 20 के 20 नीचे उतरे थे। जैसे ही हम नीचे उतर गए, हमें एक बड़ी सी लैब में डाल दिया गया। हमारे सूट निकाल दिए गए। हमें बार बार नहलाया जा रहा था और टेस्टिंग की जा रही थी हमारे शरीर में बदलाव क्या हुए हैं। सभी टेस्ट किए गए। अगले 2 दिन तक हमारा ब्लड टेस्ट किया गया, हमारे नाक का टेस्ट किया गया, हमारी पेशाब का टेस्ट किया गया। शरीर में कोई बदलाव नहीं थे, किसी भी तरह का वायरस नहीं था। इसके बाद हम कह रहे थे इनके साथ कुछ हुआ था। उनके दिमाग में भी कोई फ़र्क नहीं आया था। ये हुआ क्या समझ से बाहर था और हमें मिशन मिला। 5 दिन बाद हमें दोबारा ऊपर जाना होगा। हम 5 वैज्ञानिक वही थे, लेकिन अब 30 और लोग थे जो हमारे साथ जाने वाले थे हमारी सुरक्षा के लिए।
सूट इस बार और भी भारी हो गए थे। ऐसे सूट पहनकर तो अंतरिक्ष में जाया जाता है जैसे हमें पहना दिए गए थे। वो 16 घंटे का सफ़र लगभग 24 घंटे का हो गया था, तब जाकर उस ज्वालामुखी के शिखर तक पहुंचे थे। जैसा कि हमें बताया गया था, बदलाव हुआ है ज्वालामुखी के ऊपर। वो बदलाव हुआ था। वहाँ वैसे सुनहरी पौधे हर जगह उगे हुए थे जैसे ज़मीन पर कुछ बदलाव किए गए हों, और ये बदलाव इस उड़न तश्तरी के कारण हुए थे। जल्दी से हमने उन पौधों के पत्तों को काटा। अब टेस्ट तो करना ही था। हम टेस्ट करने लगे, क्या कोई ये जीवित चीज़ है या निर्जीव चीज़ है। वो बनी तो धातु से थी लेकिन हिल पा रही थी। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं देखा। धातु जिंदा नहीं होती, पौधे बायोलॉजिकल होते हैं, वो जिंदा कहे जा सकते हैं। धातु को जिंदा नहीं कहा जा सकता। ये धातु थी जो बायोलॉजिकल हरकतें कर रही थी, बदलाव कर रही थी। ये चमड़ी नहीं थी, पूरी धातु ही थी, हमारी समझ से बाहर। अब वहाँ पर वो बड़े बड़े धातु के पाइप उस बादल से निकले और यहाँ कई जगह फैल गए, जैसे पाइप्स हर जगह निकली हुई थी। अब सामने सीढ़ियाँ दिखी हमें। एक पाइप के बीच दरार आई और उसके बाद वहाँ सीढ़ियाँ बन गई। ये सीढ़ियों को देखने के बाद हमें लगने लगा था ये किसी तरह का संकेत है। साधारण सी सीढ़ियाँ थी और हम आपस में बात करने लगे, कौन इन सीढ़ियों पर चढ़कर अंदर जाने की कोशिश करेगा। हर कोई मना करता गया, लेकिन ऐसी चीज़ में कौन नहीं जाना चाहेगा। वो तो पागल हैं। सबसे पहले जाने वाले को ही इनाम दिया जाता है। सबसे पहले जाने वाला ही मशहूर होता है। आपको पता है ना, चांद पर सबसे पहले किसने कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और उसके बाद दूसरा कदम किसने रखा था? किसी को याद नहीं होगा। किसी को याद रहता ही नहीं कि दूसरे नंबर पर कौन आया था। जो पहले जाता है वही मशहूर होता है। मैं भागा सीढ़ियों की तरफ, ये कहकर मैं देख कर आता हूँ। मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। मुझे अब भरोसा हो गया था, ये सच में कुछ बाहर से आई चीज़ है, कुछ समझदार प्राणियों द्वारा बनाई गई चीज़। देखना होगा, इसमें एलियंस हो सकते हैं। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगा। ये सीढ़ियाँ अजीब थी, ये गोल गोल घूमती थी। इस पर पैर रखो, आप ऊपर की तरफ खींचते जाते थे। उस पाइप से कब मैं उस उड़न तश्तरी के बीच पहुँच गया मुझे पता नहीं चला। ये अंदर से कैसी चीज़ थी? देखने में मशीन भी लग रही थी, जिंदा भी लग रही थी। चीज़ हिल रही थी, आकार बदल रही थी। कभी तो एक तरफ कंप्यूटर सा दिखने लगता, कभी कई चेहरे दिखने लगते। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवी का सीन हो। और सामने एक इंसान था जो बिना कपड़ों के ज़मीन पर लेटा हुआ था। उसके अंदर कई सुइयाँ लगी हुई थी। सर पर सुई, उसकी बाजुओं पर सुई, छाती पर सुई। और मैं देख पा रहा था कहीं से किडनैप तो नहीं किया गया। कई बार ऐसे एलियंस होते हैं जो इंसानों को अगवा कर लेते हैं, कहीं इसे भी अगवा तो नहीं किया गया। मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया। मैंने सबको ये बताया, ऊपर एक इंसान है, हो सकता है ये इंसान ही हो। बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा था, बिना कपड़ों के, शरीर पर सुइयां लगी हुई थी, लेकिन हो सकता है ये परग्रही भी हो। अगले 6 घंटे में ऐसा लग रहा था जैसे वो धातु की बड़ी सी चीज़ अपने आप गायब हो रही हो। सामने पड़ी वो बड़ी बड़ी पाइप्स धीरे धीरे धुंध में बदल रही थी, जैसे बुरादा झड़ता है ना किसी चीज़ से, उस तरह से ज़मीन पर बस मिट्टी बिखर रही थी। वो धातु जैसे मिट्टी की बनी हो और दोबारा मिट्टी में ही मिल रही हो। मैं अपने साथियों को कह रहा था, हमें उस आदमी को बाहर निकालना होगा। और उनका कहना था, अगर वो जिंदा भी हुआ, हो सकता है वो परग्रही हो। हमें बचाने के लिए दोबारा ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये खतरे भरा है। हमारा काम नीचे है, हमें नीचे ही करना होगा। मैं उन्हें कहता जा रहा था और वहाँ जो आर्मी के कर्नल थे वो कह रहे थे कि ये ऑर्डर नहीं है, दोबारा हम ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन जिस तरह से वो बड़ी सी चीज़ गायब हो रही थी, शायद वो इंसान भी वहाँ फंसकर मारा जाए। मुझे लग रहा था कि उसे बचाना ही चाहिए। जल्दी से मैं उन सीढ़ियों पर चढ़कर गया। सारे ऑर्डर मैंने अनफॉलो कर दिए थे। जब मैं ऊपर पहुंचा, उस आदमी के शरीर में तारें फंसी हुई थी। जिस तरह से अस्पताल में हमारे भी कई पाइप्स लगाई जाती हैं, बहुत कुछ लगाया जाता है, उसी तरह वहाँ भी जैसे उसके शरीर से सुइयाँ घुसी हुई थी।
मैंने एक एक करके उन तारों को खींचना शुरू कर दिया। एक तार को खींचा था, बाकी अपने आप खींचकर जैसे निकलना शुरू हो गई। अपने आप उसके शरीर से सारी पाइप निकली। एक छेद तक ना था शरीर में, जैसे बस चिपकाई हुई थी। मैं उसे कंधे पर उठाकर सीढ़ियों से नीचे आ गया था और आखिरी सीढ़ी पर जब मैंने पैर रखा था ना, वो अपने आप टूट गई थी। वो धातु भी मिट्टी सी बन रही थी और मैं उसे लेकर नीचे आ गया। उसकी चेकिंग की गई और मुझे सज़ा के तौर पर कहा गया कि इस मिशन से मुझे बाहर किया जाएगा। मैंने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की, लेकिन उसकी जान तो बचा ली ना। शायद उसे अगवा किया गया होगा, शायद कोई इंसान उस यूएफओ के अंदर पहुंच गया और बस इस मशीन में फंस कर रह गया। ये कोई यूएफओ नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई जिंदा जीव है जो यूएफओ जैसा है, धातु से बना हुआ, ऐसा लग रहा था मुझे। अब उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। वो सोया हुआ लग रहा था, हो सकता है उसके शरीर में जहर भी हो। वो साफ रंग का था। उसके बाद उसे भी हमने कंधे पर उठाया। अब ये मिशन का भी अंत हो गया था। अगले स्टेप में हम देखेंगे आखिर इसके साथ क्या किया जा सकता है। लेकिन 2 घंटे में वहाँ मिट्टी का ढेर लग गया था, धुआं छटने लगा था। जब तक हम नीचे उसे कंधे पर उठाए हुए पहुँचे, तब तक वो बादल भी छंटने लगा था। सारी की सारी मिट्टी बन गया वो, उसके अंदर कुछ ना बचा था। और नीचे जब हम अंडरग्राउंड टनल्स में पहुंचे, तब तक हमें खबर मिली थी धुआं छंट चुका है, यूएफओ गायब हो गया है। उनका मानना था कि यूएफओ वहां से चला गया, जबकि हमारी टीम का कहना था वो मिट्टी बन गया। कोई हम पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उस मिट्टी के अवशेष, उस धातु के अवशेष हम लेकर आए थे। मिट्टी तो मिट्टी ही थी, धातु की भी मिट्टी बन गई थी और कोई भी सबूत वहाँ बचा नहीं था। हम हवा भी वहाँ वैक्यूम के ज़रिए खींच कर लेकर आए थे, लेकिन कोई काम की चीज़ नहीं सिवाय उस इंसान के। अब शायद वो इंसान बता पाएगा वो उस यूएफओ में कैसे पहुंचा था। उसे एक रूम में बिठाया गया था, पूरी तरह से नहलाया गया, शरीर पर किसी भी तरह का जीवाणु ना हो। उसे लेटा दिया गया, उसके स्कैन्स किए जा रहे थे, उसकी टेस्टिंग की जा रही थी और उसके बाद वो अब भी होश में नहीं आया था। लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि वो साधारण इंसान ही है, उसके शरीर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कह सकें कि वो परग्रही है। 2 दिन बाद उसे होश आया था। मैं भी उस कांच की खिड़की के बाहर खड़ा था। जब वो अपनी सीट से उठा था ना, शरीर पर उसके हमने कपड़े डाले हुए थे जो उसने खींच कर फाड़ दिए, लेकिन उसकी आंखें, सुनहरी आंखों वाला। कभी आपने ऐसी आंखें देखी हैं जो सोने की बनी हो? सुनहरी सुनहरी सी आंखें थीं उसकी, रंग बदल रही थी। थोड़ी देर बाद वो जैसे इस कांच की खिड़की के आर पार देख पा रहा हो। उसने अपनी आंखों का रंग भूरा कर लिया आधे घंटे में। हर कोई हैरान। फिर उससे बातचीत करने के लिए उस कमरे के अंदर कई लोग गए थे। बताया जा रहा था कि वो अजीब सी भाषा बोल रहा है, वो किसी की बात समझ नहीं पा रहा। फिर मुझे अंदर भेजा गया, क्योंकि मैं मल्टी लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ, इतने सालों का तजर्बा है मुझे। मैं उससे बात करने के लिए गया था। वो अजीब सी भाषा बोल रहा था, उसके इशारों से भी समझा नहीं जा सकता था। ये कोई भी जानी पहचानी भाषा थी ही नहीं। ऐसा नहीं लग रहा था ये भाषा मुझे पता है, जबकि दुनिया की जितनी भाषाएं हैं एक बार कम से कम मैंने सुनी ज़रूर है। 30 से ज़्यादा भाषाएं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं वो मुझे आती हैं, मैं उनमें बात कर सकता हूँ। ये कोई ऐसी भाषा नहीं बोल रहा था जो धरती पर बोली जाती हो, और ये बात ने मेरे अंदर जैसे कंपी सी छुड़ा दी थी। क्या सच में मैं किसी परग्रही के सामने बैठा हूँ जो बिल्कुल इंसानों जैसा लगता है? उसके बाद मैं कई बार कुछ शब्द बोलने लगा और चुपचाप वो मेरे होंठों की तरफ देखता। मैं अपने बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, अलग अलग भाषाओं में बोल रहा, और अंत में जैसे उसने मुझसे कुछ सीखा हो, उसने अपनी छाती की तरफ उंगली रखकर कहा था, मी लर्निंग। ये शब्द सुनकर मैं एकदम अचंभित सा हो गया। फिर मैंने उसको कहा, यू लर्निंग। मैं टूटी फूटी इंग्लिश में उसे समझाने की कोशिश कर रहा और बड़ी तेजी से वो सीख रहा। आई मी का मतलब, यू का मतलब,
सर कहाँ है, ये सारी चीज़ें वो सीखने लगा था। हम इंग्लिश में जैसे इशारे करके समझा रहे थे, वो हमारे इशारे बड़ी तेज़ी से सीख रहा। कुछ ही बातचीत हुई, फिर मैं बाहर आ गया। फिर मैं उन सब वैज्ञानिकों को, वो टीम वालों को कह रहा था, ये भाषा समझ से बाहर है, लेकिन मैं कम्युनिकेशन बनाने के लिए कोई आपसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसे धीरे धीरे शब्द सिखा रहा हूँ और यकीनन वो काफ़ी तेज़ दिमाग है, शब्द सीखेगा। हमें समय लगेगा, उससे बात ज़रूर कर पाएंगे हम। मैं नई लैंग्वेज बनाने का विशेषज्ञ भी हूँ। चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी चीज़, मैं वो भाषा सीख सकता हूँ। कैसे इशारे वो करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, चिड़िया से लेकर जानवरों तक वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये उनकी भाषा होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। मैं जल्दी सीख जाता हूँ। अब उससे कम्युनिकेशन करनी थी और उसे शब्द सिखाने थे ताकि वो अपने बारे में बता पाए। इस तरह अगले 15 दिनों तक मैं उससे मिलता रहा। कई बार मैं उस कमरे में जाता, उससे पूछता, उसे खाना दिया जाता, वो आराम से खाना खाता। हमारे पास और कोई सबूत नहीं था कि वहाँ पर कोई उड़न तस्त्री आकर भी गई थी। वहाँ पर वो धुआं था। पूरे लोग जो शहर से बाहर निकाले गए थे, उन्हें वापस बुला लिया गया। उन्हें कहा गया कि वहाँ पर एक बड़ा बम धमाका किया गया जिससे ज्वालामुखी शांत हो गया। इस तरह लोग भी मान चुके थे। मैं भी समझ चुका था दुनिया में न्यूज़ कैसे फैलाई जाती हैं, असली खबर को कैसे छिपाया जाता है, और ऐसी खबरें छिपानी भी चाहिए। लोग डर जाते हैं। लोग तो भेड़ों की तरह हैं, एक के पीछे लग जाते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि वो यूएफओ था तो भेड़ की तरह लग जाएंगे धरने देने के लिए। मैं मानता हूँ सच जानना हर किसी का हक होता है, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो नहीं बताए जा सकते। उससे बहुत कुछ बुरा हो सकता है। ये उड़न तस्त्री की बात को भी छिपाया जा रहा था। वहाँ टीम काफ़ी कम रह गई थी क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि वो जो इंसान है कोई परग्रही नहीं है। शायद किसी परग्रहियों की वो शिप ने उसे अगवा किया था। ऐसा अमूमन दुनिया में कई जगह होता है। ऐसी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यहाँ भी चल रही थी। धीरे धीरे हमारी टीम बहुत कम हो गई थी और मुझे भी वहाँ से जाने को कहा गया। मैंने कहा नहीं, अभी तो उससे बात करना शुरू कर चुका हूँ। मुझे उसे पूरी तरह से लैंग्वेज सिखानी है। मैं जानना चाहता हूँ वो वहाँ पहुँचा कैसे, उसका एक्सपीरियंस क्या था। मुझे कहा जा रहा था इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे ये काम करना है। कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं मुफ्त में करने को तैयार हूँ। जब आपको कुछ अजीब सा, रोमांचक सा मिलता है, करने का मन करता है, चाहे मुफ्त में क्यों ना करना पड़े। और अगले 30 दिनों तक दुनिया में एक अजीब सी बीमारी फैल गई थी। वहाँ हर कोई जैसे कुछ घंटे के लिए अपना सर हिलाने लगता। ऐसा लगने लगता जैसे उसके शरीर में कोई वायरस चला गया हो और वो सर हिलाने लगता है पागलों की तरह। दुनिया में धीरे धीरे ये वायरस फैल रहा था। डॉक्टर शरीर में जांच तो करते, कोई वायरस मिलता नहीं। अभी अभी तो कोरोना से हम बचकर निकले थे और माना जा रहा था ये अजीब सा वायरस है। बिल्कुल वैसा जब हम ज्वालामुखी पर गए थे, हमारे साथी भी सर हिला रहे थे। वैसी बीमारी धीरे धीरे दुनिया में फैल रही थी। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान हो गए थे और यहाँ सरकार ने ये बात छिपाई थी कि यहाँ ज्वालामुखी के बीच भी 5 लोगों के साथ ऐसा हुआ था। कोई देश नहीं चाहता कि उस पर ऐसा लांछन लगे कि वहाँ से ये बीमारी की शुरुआत हुई है। इस बात को दबाया गया था। मैं तो जानता था ना, ये बीमारी फैल रही थी जिसके सबूत तक नहीं मिल रहे थे। कोरोना वायरस शरीर में तो होता है ना कि एक वायरस है, इसकी तो टेस्टिंग तक नहीं की जा सकती। कोई शरीर में बदलाव नहीं होता। इंसान अपने आप बस सर हिलाने लगता है, आधा घंटा पागलों की तरह सर हिलाता है, फिर ठीक हो जाता है, अपने काम पर लग जाता है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। यह बीमारी कोई खतरनाक बीमारी मानी नहीं जा रही थी, इसीलिए इसकी खबर तो हर तरफ छाई हुई थी। लोग डरे हुए नहीं थे। अब मिशन को अबॉर्ट करने को कहा जा रहा था, उस आदमी को छोड़ने को कहा जा रहा था। अगर ये खबर बाहर फैल गई कि हमने किसी को कैद करके रखा है तो मुसीबत में आ सकते हैं। लेकिन मैंने उनसे कुछ दिनों का वक्त मांगा था, वो दे नहीं रहे थे। आखिरी बार मैं उस आदमी से मिलने के लिए जा रहा था और उस आदमी को छोड़ा जाना था। मैं कह रहा था ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे शक है कुछ ना कुछ उस आदमी के साथ गड़बड़ तो है, हमें पता तो लगाना चाहिए। लेकिन वो उसे बस
एक साधारण इंसान कहकर छोड़ना चाहते थे जिसे कुछ भी पता नहीं है। यहाँ चुप रहने का हक है, ज़बरदस्ती किसी से कुछ बुलवाया नहीं जा सकता। उसके कमरे में आखिरी बार मिलने के लिए मैं गया था और मेरे सामने वो बैठा था। उसे कुछ इशारे सिखा चुका था। उसे खाना पीना कैसे मांगना है, हंसना कैसे है, हाँ कैसे करना है, ना कैसे करना है, ये मैं बता चुका था। उस दिन उसके सामने मैं बैठा था। सारे माइक सारे कैमरे वहाँ से निकाले जा चुके थे। ये वाला मिशन अबॉर्ट था और कुछ नया प्रयोग यहाँ पर चलने वाला था, तो सभी को बाहर जाने के लिए कह दिया गया था। तब मैं उसको कह रहा था हम दोबारा मिलेंगे। मैं इशारे में ये उसे समझा रहा था। मेरे सामने उसने इंग्लिश में कहा था, दोबारा तो हम ज़रूर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं। जब उसने बिल्कुल क्लियर इंग्लिश में ये कहा था, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। तब मैंने उसको कहा था, तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश आती है? उसने कहा, हाँ, तुम्हारे साथ रहकर सीख गया। पहले ही दिन सीख गया था, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए था, इसीलिए बताया नहीं। अब सही समय है। मैं जानता हूँ बाहर क्या चल रहा है। अब मुझे छोड़ा जाना है। मैंने कहा, ये तुमने कैसे पता किया? वो मुस्कुराता रहा था। उसकी मुस्कुराहट में भी एक अजीब सा खालीपन था, एक अजीब सा रहस्य था। मुस्कुराता रहा वो, मुस्कुराता रहा। फिर इशारा किया अलविदा का और वो उस कमरे से बाहर निकला था। शायद अब मुझे उससे मिलने का मौका ना मिले। इस तरह से मैं वहाँ से निकल गया था और उसे भी बाद में शायद छोड़ दिया गया होगा। ये वो समय था जब मुझे महसूस हुआ था कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है और भविष्य में कुछ बड़ा होना शुरू भी हो गया था। उसके बाद कुछ युद्ध शुरू हुए। छोटे मोटे देशों की आपसी लड़ाई काफ़ी बड़ी होती जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे काफ़ी ज़्यादा खबरें आनी शुरू हो गई, जिसके बाद मुझे लगने लगा ये लोग इतने ज़्यादा हिंसक कैसे हो रहे हैं। धर्म के नाम पर हिंसक होते जा रहे थे। इसी के साथ जानवरों को मारना ज़्यादा शुरू कर दिया गया था। कई देशों में आपसी युद्ध होने लगे थे। ज़मीन को लेकर युद्ध होने लगे थे, पानी को लेकर युद्ध होने लगे थे। जैसे बहाना ही मिल गया था। अलग अलग युद्ध में भाग लेने के लिए हर कोई तैयार ही बैठा हो। कहाँ जा रही है हमारी दुनिया? खबरों में तो ये कहा जा रहा था कभी भी परमाणु युद्ध हो सकता है, और मैं सोच रहा था इंसान ऐसे क्यों हैं? क्यों हैं इंसान ऐसे जो हमेशा लड़ते रहना चाहते हैं? वो आदमी से मिलने के लगभग 1 साल बाद मैं काफ़ी मुसीबतों में था। हमारा ये जो काम था ये ठप पड़ गया था। कई देशों के युद्ध चल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयों के कारण विनाश हो रहा था। मैं बस अपने इस शहर के गार्डन में बैठा था। युद्ध हमारे देश का भी पड़ोसी देश से लगने ही वाला था। काफ़ी ज़्यादा हिंसा की खबरें आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी हमले भी कई देशों में हो रहे थे। मैं जब गार्डन में बैठा, मेरे पास आकर उस कुर्सी पर जो आदमी बैठा था, मैंने उसे पहचान लिया। ये वही था जो उड़न तश्तरी से निकला था, और मैं उसे देखते ही खड़ा हो गया, जिससे बात करने की इच्छा 1 साल से जाहिर कर रहा था। उसके बारे में जानकारी जुटा रहा था। मुझे वो मिल नहीं पा रहा था। आज अपने आप मेरे साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। ये कैसे हो सकता है? क्या ये एक संयोग है? यही शब्द मैंने उसके साथ इस्तेमाल किए थे। तुम यहाँ कैसे? उसने कहा, हमें मिलना तो था ही। तुमसे कितनी जानकारी ली है। तुम्हारे पास कुछ सवाल भी थे। तुम्हें वो सवालों के जवाब चाहिए थे, और मैं सबके सामने सवालों के जवाब दे भी नहीं सकता था। अब आओ बात करते हैं। मुझे यहाँ घूमना बहुत पसंद है। ये जगह सच में बहुत अच्छी है। घूमने में मज़ा आ रहा है। चलो थोड़ी सैर करते हैं, इसी के साथ बातें भी करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे हम कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे, वक्त 7 बजे का था। पार्क में लाइट्स जलनी शुरू हो गई थी। अब यहाँ काफ़ी मच्छर होते हैं तो लोग घरों की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ी ठंड भी हो जाती है। मैं अब उससे सवालों के जवाब चाहता था।
भले ही मुझे ठंड लग रही थी, लेकिन सवालों के जवाब लिए बिना मैं यहाँ से जाने वाला नहीं था। मैंने सबसे पहला सवाल तो उससे यही पूछा, तुम उस उड़न तश्तरी में कैसे पहुंचे? क्या तुम्हें अगवा किया गया था? क्या तुम्हें कुछ भी याद है? उसने कहा, हाँ मुझे पूरी तरह से याद है। मैं वहाँ पर कैसे आया था? मुझे उठाया नहीं गया था, मैं खुद वहाँ पर गया था। जिसे मैंने बनाया है उसमें जाकर बैठूंगा नहीं खास काम करने के लिए। ये सुनकर एक पल के लिए मैं सन्न सा था। क्या वो मुझे डराना चाहता है? कैसी अजीब चीज़, उसने इसे बनाया। क्या किसी देश में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल भी हो रहा है? मैंने उससे पूछा, ये तुमने कहाँ पर बनाया? क्या तुम अमेरिका से हो? लगते भी हो थोड़े से। वो हंसने लगा। तुम्हारे बनाए किसी स्थान, किसी देश का नागरिक हूं तुम ये पूछ रहे हो ना? मैंने कहा हाँ। उसने जवाब दिया, नहीं मैं वहाँ का नहीं हूँ। जहाँ से मैं हूँ वहाँ ये देश वाला कोई सिस्टम नहीं है। हम अकेले अकेले रहते हैं। ये सुनकर मैंने कहा, अकेले अकेले? कहाँ से आए हो तुम? उसने बस ऊपर की तरफ उंगली कर दी। मैं आकाश की तरफ देखने लगा। तभी दिमाग में ख्याल आया, क्या सच में ये कोई परग्रही है? मैंने उससे पूछा, क्या तुम किसी और ग्रह से आए हो? तब उसने कहा, तुम यही सोचते हो ना कि कोई और लाइफ जो किसी और ग्रह पर होगी, तुम्हारी तरह हाथ टांग जैसे मैं हूं ऐसे हम वहां पर रहते होंगे और किसी जगह पर कब्जा करने के लिए आते होंगे या देखने के लिए आते होंगे। यही सोच है ना तुम्हारी? मैंने कहा, नहीं नहीं, ये नहीं सोच रहा था मैं। लेकिन उसने कहा, सोच सही है तुम्हारी। अलग अलग जगह, वहाँ जाना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में पता करना, नई जगह पर घर बनाना, नए आयाम में रहना, हमारी सोच यही है। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर मैं अकेला ही था। इस चीज़ को मैंने बनाया और तुम समझ भी नहीं सकते मैंने कैसे बनाया। तुम्हारा दिमाग इतना बड़ा नहीं है कि ये चीज़ मैं तुम्हें समझा पाऊँ और तुम सीख पाओ। आसानी से बताना शुरू करता हूँ। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ कई लोग नहीं होते। तुम एक से एक पैदा होते हो, फिर बढ़ते हो, उसके बाद अपनी जनसंख्या बनाते हो, कई बन जाते हो। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ जनसंख्या 1 से 2 होने से नहीं बढ़ती, 1 में ही हम बढ़ते जाते हैं। तुम जिसे देख रहे हो ना अपने सामने, तुम्हें लग रहा होगा कि ये एक इंसान खड़ा है। मेरा यकीन करो तुम्हारी गिनती खत्म हो जाएगी। मेरे बारे में तुम समझ नहीं सकते, मैंने पहले कहा है, लेकिन जो समझ सकते हो वो बात करता हूँ। तब मैंने साधारण शब्दों में उससे पूछा, जो तुम कह रहे हो मेरे सर के ऊपर से निकल रहा है। मैं तुमसे बस ये पूछ रहा हूँ, क्या तुम धरती में जन्मे हो या नहीं? उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी भाषा में कहूँ तो एक परग्रही हूँ जो अपने उस यूएफओ से यहाँ पर आया था। यही कहते हो ना तुम, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। हाँ, मैं उसी से आया था। तुम पता तक नहीं कर पाए। तुम्हें लगा मैं भी इंसान हूँ और तुमने मुझे छोड़ दिया। वैसे कैद भी रखते मुझे कोई फ़र्क नहीं था। जो काम मैं करने के लिए आया हूँ वो काम होने लगा है। ये सुनते ही मेरी आंखें खुलती गई थी और मैंने उसको कहा था, क्या वो बीमारी तुमने तो नहीं फैलाई? वहाँ से उस शिप से ही निकली थी जो लोगों के सर घूमने लगते हैं। कुछ ना कुछ तो होता है। क्या हम सब पागल हो जाएंगे? तब उसने कहा, तुम ये भी समझ नहीं पाओगे। तुम्हें शुरू से बताता हूँ। तुम कई सवाल दिमाग में रखे हुए हो, हर किसी का जवाब देता हूँ। मैं बहुत पहले का हूँ। तुम्हारे वो सवाल जिनके जवाब तुम्हारे पास भी नहीं है, वो मेरे पास है। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ से हमें एक खास जगह जाना था, एक ऐसी जगह जहाँ पर रहा जा सके, यहाँ बहुत अच्छा लगे। तो धरती का चुनाव किया गया जहाँ पर तुम रहते हो, लेकिन यहाँ पर कई अलग अलग तरह के जीव थे। अब किसी जगह पर रहना हो तो उन जीवों का सफाया करना पड़ता है, हर तरह की चीज़ का सफाया करना पड़ता है, फिर वहाँ पर रहा जा सकता है। लेकिन अगर किसी ग्रह पर हमें सफाया करना हो और हमें खतरा भी मोल ना लेना हो
तो तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा अगर हम किसी ग्रह पर जाना चाहें तो हम पहले रोबोट भेजेंगे, वो रोबोट सबको ख़त्म कर देंगे, जगह को पूरी तरह से साफ कर देंगे, फिर हम वहाँ पर जाएंगे, आराम से रहेंगे और हमारे लिए कोई खतरा भी नहीं होगा। तो उसने कहा जवाब तुम्हारा बिल्कुल सही है। मैं यानी हम यहाँ पर आने से पहले यही काम करना चाहते थे जो तुम्हारे समय से कहा जाए तो लाखों साल पहले हमने किया। सबसे पहले एक ऐसी चीज़ को भेजा जो सब कुछ खत्म कर दे। सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हमारे रहने के लिए आसानी होगी। ये सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया था। मैं सोचने लगा, बहुत समय तक मैं सोचता रहा। अब उसे दोस्त की तरह सवाल पूछने थे ताकि वो सही जवाब दे। वो ऐसा कर रहा था इसलिए मैं गुस्से में कुछ कह नहीं सकता था। फिर मैंने उससे सवाल किया, इसका मतलब तुम जो प्राणी हो, सबसे पहले तुम्हें भेजा गया यहाँ सबको खत्म करने के लिए, और तुम एक बीमारी लेकर आए जिससे हम इंसान खत्म हो जाएंगे और यहाँ जानवर इंसान सब खत्म हो जाएंगे और फिर तुम यहाँ पर आओगे राज करने के लिए। तब उसने कहा तुम्हें लग रहा है हमने कोई वायरस भेजा, कोई जीव जो सबको मारेगा। तुम्हें ऐसा लगता है हमने ये चीज़ भेजी? मैंने तुमको कहा तो है लाखों साल पहले हमने कुछ भेजा था जो यहाँ सफाई करने के लिए था। अब सोचो धरती पर वो कौन सी चीज़ है जो हर जीव से आगे है। हमारी मॉडर्न टेक्निक जो हर चीज़ से आगे है, हर चीज़ पर राज करती है, उसे उठने का मौका नहीं दिया और उसके बाद उसे ख़त्म करने की शक्ति भी उसके पास है और जब हम उसे ऑर्डर देंगे वो ये काम करेंगे भी। बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है? मैं सोचने लगा। मैंने कहा क्या कोई परमाणु बम है? क्या कोई बड़ी सी शक्तिशाली चीज़ धरती के बीच है? उसने कहा नहीं, तुम इंसान। लाखों साल पहले हमने ऐसी बायोलॉजिकल चीज़ भेजी जो तबाही के लिए बनी है। तुम इंसान यहाँ धरती पर धीरे धीरे तुम बढ़ते हो, बिल्कुल एक वायरस की तरह। पूरी धरती पर अब तुम फैल चुके हो। हमें लगा था इसमें ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन नहीं, तुमने बहुत जल्दी इस दुनिया पर राज कर लिया। सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। इसीलिए हमने तुम्हें भेजा था, एक ऐसी स्पीशीज जो सब कुछ खत्म कर देती है। तुमने ये काम अब तक बहुत अच्छे से किया और जैसे जैसे तुम्हारी संख्या बढ़ती जाती है, तुम एक ऐसे वायरस हो जो आपस में भी लड़ते हो, एक दूसरे को भी खत्म करना होता है। यही तो तुम्हारे सिस्टम में हमने डाला हुआ है। ये मैं सुनता जा रहा था और मुझे यकीन तक नहीं आ रहा था। मैंने बीच में काटकर उसको कहा, रुको, तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने इंसानों को बनाया है? उसने कहा, हाँ, बिल्कुल सीधा जवाब। इंसानों को बनाया ही विनाश के लिए गया है। तुम्हें धरती पर भेजा ही विनाश के लिए गया है और ये काम तुम इसीलिए करते हो। तुम शांति से नहीं रह सकते। विनाश ही तुम्हारे जीवन का मुख्य कार्य है और ये काम तुमने बहुत पहले कर दिया। अब यहाँ आगे आगे तुम विनाश करते जाओगे, पूरी धरती पर सफाया होगा और तुम एक ऐसे इंटेलिजेंट वायरस की तरह काम करते हो जो सब कुछ खत्म करने के बाद अपने आप को भी खत्म कर देता है और हमारे लिए रास्ता साफ हो जाता है। तुम्हारे यहाँ कहा जाता है ना कि जीवन कई और ग्रहों पर भी है। क्या कभी सोचा है उन ग्रहों पर भी जीवन कैसे आया? जहाँ जहाँ हमें खुद को भेजना होता है, हम इंसानों को भेजते हैं और इंसान एक बीमारी की तरह उस जगह विनाश लाते हैं और उसके बाद हमारा काम आसान। वहाँ रहने वाले हर जीव से ज़्यादा उन्नत इंसान बन जाते हैं, फिर उन्हें ख़त्म कर देते हैं, अंत में खुद को ख़त्म कर देते हैं। बस यही चला आ रहा है अरबों खरबों सालों से। और अब यहाँ पर जो हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है ये कोई और कर रहा है? और वो सर हिलाने वाला जो कोई वायरस है, उससे इंसान खत्म होंगे? नहीं, तुम खुद को खुद ही खत्म कर लोगे। वो हंस रहा था और मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे।
मुझे लगा मुझे कुछ तो करना चाहिए। मेरे पास गन थी। जल्दी से मैंने गन निकाली और उसके माथे की तरफ लगा दी। तभी वो जैसे हैरान था और मैं हंसकर कहने लगा, अगर मैं तुझे मार दूं फिर तो कुछ नहीं होगा ना, सब खत्म। ऐसा आधुनिक जीव जो मेरी बस गोली से मारा जाएगा। और वो हंसकर कहने लगा, तुम्हें लगता है ये शरीर जो देख रहे हो ये मैं हूं? तुम्हें कहा तो है तुम 1 से 2 बनते हो, हम 1 से 2 नहीं बनते, 1 से हमेशा 1 रहते हैं। आबादी बढ़ती भी है, हम 1 रहते हैं। ये शरीर मैं नहीं हूं, इसे तुम खत्म भी कर दोगे तो भी मैं यहीं पर रहूँगा, तुम्हारी सोच से आगे। तुम्हें लगता है जो तुम्हारे शरीर में वो वायरस है वो कोई बायोलॉजिकल वायरस है, जिस तरह से हर जगह कोई बीमारी फैलती है, तुम कभी ढूंढ नहीं पाओगे। ये साइकोलॉजिकल वायरस है जो हर दिमाग को कनेक्ट करता है। जैसे मोबाइल से एक डाटा दूसरी मोबाइल में जाता है ना, उसी तरह से शरीर में कोई बीमारी नहीं छोड़ी गई, दिमाग में एक बीमारी छोड़ी गई है, एक ऐसा डाटा जो फैलता जाएगा और तुम बस जो काम लेट करने वाले थे वो पहले करोगे। खात्मा, अपना खात्मा। मैंने बहुत ज़्यादा डर कर गोली चलाई थी। उसके माथे में छेद कर दिया था। उसकी लाश वहीं पर गिरी थी और धीरे धीरे उसकी लाश मिट्टी बन गई। कोई सबूत नहीं बचा और मैं वहाँ खड़ा सोच रहा था, जो उसने कहा है क्या वो सच है या बस वो वैसे ही इधर उधर की बातें कर रहा था बचने के लिए, डरा रहा था मुझे। लेकिन उसकी बातों में सच्चाई सी लग रही थी। अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजने लगी, मैंने तुम्हें कहा था तुम मार नहीं सकते हमें। मैं घूमने लगा चारों तरफ, कहाँ से आ रही है आवाज़। वो शब्द डरावने थे। मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मैं हर किसी के अंदर हूँ, मैं कोई शरीर के साथ नहीं हूँ, मैं हर जगह हूँ। करो अपना काम पूरा करो, जिसे कोई नहीं रोक सकता। वो आखिरी हंसी थी, जैसे किसी विलन की हंसी हो। लेकिन हर फिल्म में विलन का अंत हो ही जाता है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था ये एक ऐसा विलन है जिसका अंत किया ही नहीं जा सकता। हम बढ़ रहे हैं उस तरफ जिसे विनाश कहते हैं। यही हमारी नियति है, इसीलिए इंसानों को बनाया गया है। शायद इस कहानी को सुनने के बाद भी आप या कोई और कोई कुछ नहीं कर सकता। अंत नज़दीक है, हम इसी के लिए बने थे, यही करेंगे।